जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ENG 301 यानी जो हमारे BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश के लिए 301 का महा मैराथन लेक्चर लेकर अवेलेबल हूँ। स्टूडेंट, इस पेपर में हम क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1 को पूरा कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस महा मैराथन की बात करें तो इसमें हमने एक मॉडल पेपर और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मिलाकर एक महा मैराथन वीडियो बना दिया। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा और छोटी छोटी जो बातें बताई जाएंगी उसको नोट करिएगा। इससे आपको आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ही बात करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिपब्लिक इज अ फेमस बुक बाय। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सुविधा के लिए येलो से हाईलाइट भी कहीं कहीं कर रखा, रेड से भी किया। तो द रिपब्लिक फेमस बुक किसकी है? प्लेटो की। और किसके अराउंड लिखी गई? राउंड को अराउंड पढ़ लीजिएगा। अराउंड 375 BC में लिखी गई है। स्टूडेंट, ये जो आपका द रिपब्लिक टेक्स्ट है, जो प्लेटो का टेक्स्ट है, इससे हम पहले क्वेश्चन को मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये द प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक और ये 375 BC के अराउंड में लिखी गई है। ठीक है, अराउंड लिखा था तो वो राउंड हो गया। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये 375 BC के अराउंड लिखी गई हुई है। आप प्लेटो की डेट ऑफ बर्थ और 4 भी वो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा कि कब उनका बर्थ वर्थ हुआ है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द रिपब्लिक वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो स्टूडेंट, द रिपब्लिक किसमें लिखा गया था? लैटिन में, ग्रीक में, इंग्लिश में कि रोमन में? तो स्टूडेंट, द रिपब्लिक जो ओरिजिनली लिखा गया है ना, वो ग्रीक में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? ग्रीक में लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो। द ग्रीक अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीक टाइटल ऑफ द रिपब्लिक इज। द रिपब्लिक का ग्रीक टाइटल क्या है स्टूडेंट? तो द रिपब्लिक का ग्रीक टाइटल की बात करें तो इसका डी री रिपब्लिका क्या है? डी री पब्लिका। ठीक है, जो रिपब्लिक हम उनका टेक्स्ट है प्लेटो का, इसकी टाइटल की बात करें तो द रिपब्लिक का जो ग्रीक टाइटल था वो डी रिपब्लिका है। ठीक है, एंड द रिपब्लिक, डी ई मतलब द और रिपब्लिका मतलब रिपब्लिक, तो डी ई डी रिपब्लिका इसको हम बोलते हैं। ठीक, डी रिपब्लिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में है स्टूडेंट कि द रिपब्लिक कंटेन्स। द रिपब्लिक में क्या है? तो ये कितने बुक्स में डिवाइड है? 10 बुक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि द रिपब्लिक में कितने बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रिपब्लिक इज अ। द रिपब्लिक इज द, अब क्या है? तो द रिपब्लिक जानते हैं, द रिपब्लिक जो है वो सोक्रेटिक डायलॉग में बेस्ड है। लिखा है डायलॉग में है, ट्रेवलॉग में, मेमोयर में। तो द रिपब्लिक का जो चैप्टर 7 है ना, वो सोक्रेटिक डायलॉग फॉर्म में है। तो सोक्रेटिक डायलॉग है ये, सुकरात के क्वेश्चंस और वो सारी चीज डायलॉग्स पे बेस्ड है। जो सुकरात कौन है स्टूडेंट? तो सोक्रेटिक जो सुकरात थे वो प्लेटो के क्या थे? वो उनके आप कह सकते हो टीचर थे, गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ बुक 7 इज। तो बुक 7 का टाइटल क्या है स्टूडेंट? तो बुक 7 की टाइटल जो हमारी द बुक 7 किसका? द रिपब्लिक की। यहाँ पे बात अगर स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाएगा, द रिपब्लिक की बुक 7 की बात हो रही है। तो द रिपब्लिक की बुक 7 की जब बात हो रही है तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसका टाइटल जो चैप्टर 7 आपके कोर्स में लगा है ना, तो द एलेग्री ऑफ केव, ये भी पूछा ही जाएगा मुझे लगता है, द एलेग्री ऑफ द केव। इसको याद रखिएगा, बुक 7 का टाइटल क्या है? द एलेग्री ऑफ द केव। ठीक है, चलिए ऑप्शन और था कि यूटोपिया है, हमने डाला हुआ ऑप्शन आप देखते रहो स्टूडेंट, और अपने आप को चेक भी करते रहो कि आपको कितने क्वेश्चन अच्छा कर रहे हो। द बुक 7 डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखिए अब बुक 7 का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो कह रहा है जस्टिस, पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट इसका बुक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर एजुकेशन है। ठीक है स्टूडेंट, एजुकेशन है। साथ ही साथ स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि शाम को 8 से 9 बजे के बीच में हमारा ENG 302 का भी हम एक मॉडल पेपर अपलोड करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि शाम तक कर दें। तो स्टूडेंट उसको भी देखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को चेक भी करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिपब्लिक मेनली डील्स विद। तो कह रहा है द रिपब्लिक किससे डील कर रहा है, यानी इसके अंदर क्या बात है? तो आइडियल स्टेट एंड आइडियल मैन, कि एक आइडियल स्टेट क्या होता है और एक आइडियल मैन क्या होता है। और स्टूडेंट द रिपब्लिक में रिपब्लिक की बात नहीं हो रही है, एक फिलोसफरहुड की बात हो रही है कि जो सिटी है ना, जो किंग है ना, वो फिलोसफर सारे जब तक बोलता है कि कोई स्टेट सबसे अच्छा स्टेट हो जाएगा, जब वहां पे सब लोग चिंतक हो जाएंगे, दार्शनिक हो जाएंगे, फिलोसफर हो जाएंगे। वहां रिपब्लिक मतलब गणतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा हमारे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, वहां पे सबको फिलोसफर वाली स्टेज से गुजरना चाहिए। और जब एक राज्य, जब कह रहा है कि जब किसी राज्य का किंग जो होता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है, उसका मुखिया जो होता है, वो जब एक फिलोसफरहुड वाली प्रक्रिया से गुजर जाता है, एक फिलोसफर हो जाता है ना, तो अपने राज्य का कल्याण बड़ा अच्छा से कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सुकरात मीन बाय द एलेगरी ऑफ द, ठीक है, तो कह रहा है कि जो कह रहा है कि सुकरात का क्या मीन है कि एलेगरी ऑफ द, शायद उसमें कुछ छूट गया था, तो इसमें स्टूडेंट की कह रहा है कि ये एलेगरी ऑफ द लाइफ की बात कर रहा है कि द रिपब्लिक में, स्टूडेंट ये थोड़ा सा वहां पे टाइपिंग आप समझ सकते हो कि जितना जल्दी आपके लिए बनाया है, तो कह रहा है एलेगरी ऑफ द लाइफ का जो यह है कि क्या उसकी बात कर रहा है कि एलेगरी ऑफ द केव, सॉरी जो टाइटल है इसका क्या मतलब है, ठीक है, एलेगरी ऑफ द केव जो है ना टाइटल बुक से, तो उसकी क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोल, कह रहा है द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्रू विच अ फिलोसफर किंग मस्ट पास, यानी फिलोसफर किंग को आर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलो यहाँ पे आर आप ऐड कर लीजिएगा कि फिलोसफर किंग को जिस स्टेज से पास करना चाहिए, तो वो मतलब एक फिलोसफर के स्टेज से हर किंग को पास करना चाहिए, उसको एलेगरी ऑफ द केव कहा गया, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा कि स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्रू विच अ फिलोसफर किंग, यानी किंग को भी क्या होना चाहिए, एक फिलोसफर होना चाहिए, मस्ट पास, और फिलोसफर किंग जो होगा उसको उस पैसेज के थ्रू एक मोरल डेवलपमेंट के चरण से गुजरना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ फॉर्म, तो थियरी ऑफ फॉर्म किसने दिया स्टूडेंट, प्लेटो ने ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है स्टूडेंट वो भी देखते हैं, कह रहा है कि अरिस्टोटल वाज डिसिपल ऑफ, तो अब अरिस्टोटल किसका डिसिपल था, तो अरिस्टोटल जो डिसिपल था प्लेटो का, स्टूडेंट मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को इसमें ऐड नहीं किया, जान के नहीं किया, क्योंकि हमें आपके लिए टाइम भी बचाना है, और इसमें मैं जो बातें बताऊंगा उसको आप नोट करिएगा। तो अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का, ठीक है, और प्लेटो किसका डिसिपल था, तो वो सोक्रेट्स का था, ठीक है, अगर प्लेटो के डिसिपल की बात करेंगे तो वो सोक्रेट्स का था, ठीक है, तो सोक्रेट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अरिस्टोटल को आप जानते हैं ना, अरस्तु जिसको अरिस्टोटल, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा और ट्रेजेडी के बारे में आप देखेंगे कि जो है, तो वो दिया अरिस्टोटल ने दिया, तो वो किसका डिसिपल था, प्लेटो का डिसिपल था। प्लेटो ने एक जो अपनी एकेडमी स्थापित की थी उसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, द एकेडमी है, अगर पूछ देता है कि उसकी एकेडमी का नाम क्या था, तो द एकेडमी ही था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड नहीं किया तो मैं आपको बताते भी चल रहा हूं। कह रहा है द रिपब्लिक हु डिस्कसेस द इशू, एंड द रिपब्लिक में कौन इश्यूज को, मुद्दों को डिस्कस कर रहा है, तो सोक्रेट्स, इसीलिए इसको सोक्रेटिक डायलॉग भी बोला गया है, तो सोक्रेट इसमें इश्यूज को डिस्कस कर रहा है, प्लेटो नहीं कर रहा है, सोक्रेट्स कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और बाकी जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो तो ठीक ही है, आप देख ही रहे हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है द रिपब्लिक इज अबाउट, अब रिपब्लिक किसके बारे में, जो द रिपब्लिक बुक है, आइडियल स्टेट, आइडियल सिटी, आइडियल इंडिविजुअल, आइडियल वर्ल्ड, तो ये आइडियल सिटी के बारे में, सॉरी आइडियल स्टेट के बारे में, ठीक है, एक आदर्श राज्य, राज्य मतलब यहाँ पे कंट्री नेशन की बात भी कर रहा है, तो एक आइडियल स्टेट से द रिपब्लिक टेक्स्ट बिलोंग करती है, ठीक है। और थीम क्या है, एजुकेशन का थीम है इस टेक्स्ट का, चैप्टर का। प्लेटो रोट डायलॉग, इसमें कितने डायलॉग्स हैं, तो इसमें कह रहा है 35, 36, 30 और 32, तो स्टूडेंट इसमें बताना चाहिए 36 डायलॉग्स हैं, ठीक है, 36 डायलॉग ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द एकेडमी वाज फाउंडेड बाय, तो द एकेडमी, मैंने चलिए ये क्वेश्चन ऐड भी कर लिया, मैंने आपको बता ही रहा था कि द एकेडमी को इस्टेब्लिश किसने किया, प्लेटो ने किया है। बाकी स्टूडेंट इस चैप्टर की समरी आप जाके जरूर देख लेना, सारे जो 3 टेक्स्ट हैं तीनों की समरी आप देख लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, वो आप जरूर करोगे। चलिए ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं एक और टेस्ट की तरफ स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक करेक्टर लिस्ट को भी ड्रॉ कर दिया है कि क्वेश्चन पूछ देता कौन क्या था, ठीक है। तो आप इस जो इलियाड बुक 1, ये क्या है, इपीक है, इपीक पोएट्री है, क्या है, या पहली बात तो आप जानेगा कि ये इपीक है, भल आपको इतना तो पता होगा ना स्टूडेंट्स की ये आपके कोर्स में क्या लगा हुआ, तो इपीक पोएम है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो इलियड जो है हमारे कोर्स में 2 बुक में, जो इलियड की बुक 1 को ही बस कोर्स में लगाया गया है, ठीक है, तो हम उसी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि एक्लीज कौन, देखिए अब ड्रामा में जो एक कैरेक्टर है, मैं नाम बताऊंगा और आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्लीज, तो ये कौन है स्टूडेंट, ग्रीक लीडर है, ठीक है, ये हमारा ग्रीक लीडर है और लीडर ऑफ, ठीक है, और ये जो एक्लीस है वो मतलब कुछ मत पड़ेगा, वो एक सिंबल के रूप में हमने इस्तेमाल किया है, वो वहां पे कुछ नहीं, तो लीडर है ग्रीक लीडर ऑफ द मर्मेडियंस, और फिर एग्निमोन का ग्रीक है, एक ग्रीक से बिलोंग करता है, लीडर ऑफ द, ठीक है, मर्मेडियंस एंड एगिमोनन, तो जो एजेमोनन है या एगिमोनन आप कहते हो, तो एगिमोनन कौन है वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा कि ये भी इसमें एक करेक्टर है, ठीक है, एगिमोनन भी यहाँ पे कौन है, एक करेक्टर है, तो ये एगिमोनन जो है एक लीडर है, ठीक है, और उसके अंदर में ये आप समझिए एक वो जनरल है, एक फाइटर है, ठीक है, तो उसके अंदर एक ग्रीक वॉरियर है, एक्लीस जो है वो ग्रीक वॉरियर है, ठीक है, और उसी के एंगर का थीम, बुक 1 की थीम की बात करें तो एक्लीज, एंगर ऑफ या रैथ ऑफ एक्लीज बुक 1 का थीम है, तो ये ग्रीक है, लीडर ऑफ द मर्मेडियंस, एमोगॉन ग्रीक लीडर, ठीक है,
तो ये जो दूसरा करेक्टर देखिए, इसको मैंने अलग नहीं कर पाया हूं, ये दूसरा करेक्टर ही है देखिए, ठीक है। पहला ये एक्लिस, दूसरा हो जाता है एगिमोन, ठीक है। स्टूडेंट ये जो एगामेमन है, उसी के अंदर एक्लिस एक वॉरियर है, उसकी उसकी टीम का एक वॉरियर है और एक ग्रीक लीडर है। तो जो हमारा एगामेमन है वो क्या है, एक ग्रीक वॉरियर है, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्लिस इनके अंदर दो करेक्टर्स हो गए, यहाँ पे मैं इसको अलग करना भूल गया हूँ, तो ये आप इसको दूसरा करेक्टर ही समझिएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से समझिए सेनापति, और इसके अंदर एक्लिस एक फाइटर है, ठीक है। तो दो करेक्टर आपने यहाँ समझ लिए। अब तीसरे की तरफ बात करा कि अपोलो कौन है, तो स्टूडेंट ये एक गॉड है और एक ग्रीक गॉड है, लेकिन ये फेवर किसका करता है, ट्रोजन का। आप जान रहे हो ना, होमर होमर क्या, होमर की जो बुक इलियड है स्टूडेंट, वो इलियड क्या है, इलियड मतलब क्या है, तो इलियड जो है ना, जो ट्रॉय है, ट्रॉय का युद्ध अगर आपने पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत जाना भी होगा, तो ट्रॉय का पुराना नाम इलियड है, इसीलिए इस किताब का नाम इलियाड रखा गया है, ठीक है। ट्रॉय सिटी का, जो सिटी ऑफ ट्रॉय है जिसमें वॉर चल रहा है, तो उसका एक पुराना नाम है। देखिए जो ट्रॉय का वॉर है, उसी की एक थोड़ा सा हिस्सा इस कहानी में है, सॉरी इस जो इपिक पोएम है उसको लिया गया है। तो जिसमें मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि एकिलीज एक पावरफुल वॉरियर है, जो जो क्या कर देता है, जो एक निम्फ और एक गॉड का मिलिट्री मैन पीलस का सन है, ठीक है। जो एक सी निम्फ थेथिस है, उसका एक सन है, ठीक है। और ये लोग जानते हैं, तो दो तरफ की एक आर्मी है, एक हमारी जो दूसरी आर्मी है स्टूडेंट, वो आप कह सकते हो कि ट्रॉय की आर्मी है, और एक ग्रीक आर्मी है। ग्रीक आर्मी को हम इस प्ले में बार बार एकियंस बोला गया है। जो ग्रीक है उनको क्या बोला गया है, अगर क्वेश्चन पूछता है ग्रीक को किस नाम से बुलाया गया है, तो एकियंस, ACHEANS, ठीक है, एकियंस बोला गया, ठीक है। और ये जो वॉर है, तो ये हमारा जो इपिक पोएम है वो 20 से स्टार्ट होता है, कि जो 10 ईयर तक ट्रॉय का वॉर लड़ा गया था, 9-10 ईयर तक, तो 9वें साल में ये पोएम स्टार्ट होती है, कि जब जब पूरा ग्रीक की सेना जाकर ट्रॉय पे हमला करने के लिए इकट्ठा हो गई है। और आप जानते हैं इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्लिज एक वॉरियर है, आप जान लीजिए, और मिलिट्री मैन पीलस, और सी निम्फ, मतलब सी निम्फ मतलब जलचरी, जिसको आप कहते हैं मरमेड। तो एक मरमेड का, सी निम्फ का क्या है, बेटा है, ठीक है। और एक वीर है, और हमारा जो थीम भी है कि रैथ ऑफ द एंगर, इस बुक का थीम भी है, उसका एंगर। अपोलो कौन है, तो ये ग्रीक गॉड है, लेकिन ये साइड किसका ले रहा है इस वॉर में, ये फेवर करता है ट्रोजन्स को सिटी ऑफ ट्रॉय वाले को ये फेवर करता है। अगला करेक्टर, अगला देखते हैं करेक्टर कौन है, तो ये एथीना है। ये एथीना कौन है, ये गॉडेस है, फेवर्स द ग्रीक, ये ग्रीक्स की फेवर करती है, ठीक है। अब अगला करेक्टर देख लेते हैं, ये स्टूडेंट जो नेक्स्ट करेक्टर की बात करेंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ब्रिसिस, तो दो लोग हैं इसमें, कायरेसिस और ब्रेसिस, ये दो लोग हैं जिनका किडनैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे, चेरेसिस है, ट्रोजन प्रिस्ट अपोलो, इसकी डॉटर है ये दोनों। ये जो चेरेसिस है, देखिए चेरेसिस की डॉटर है क्राइसिस, ये जो है देखो, ट्रोजन कैप्टिव ऑफ एगामेनन, ये एगामेनन जो है ना, इसको वॉर करके इसको किडनैप कर लेता है। और ये भी किडनैपिंग में ये डॉटर नहीं है, डॉटर हमारी स्टूडेंट ये रहती है, लेकिन इन दोनों को क्या होता है कि ट्रॉय पे हमला करके इन दोनों को वो लोग बंदी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से सारा वॉर स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो ठीक है। और जो हमारा ये करेक्टर है, ये फादर है, ये जो चर्सिस है, ये चेरिसिस का फादर है, इसका फादर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको पता ही होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चंस की तरफ मूव कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि चेरिसिस कौन है, उसका फादर है। इसमें अपोलो का जिक्र है, जो एक गॉड है, जो ट्रोजन का फेवर करता है। इसको बनाने का ये मतलब है कि आपका एक दो मल्टीपल क्वेश्चन याद हो जाए कि ये ट्रोजन का फेवर करता है। एगेमेनन कौन है, वो ग्रीक लीडर है। ये जो एगेमेनन है, ग्रीक लीडर है, और थोड़ा फुलिस काइंड का व्यक्ति है, ठीक है। अपने लाभ के लिए ही सारा काम करता है, ठीक है। जूनो है, इसमें कई सारे गार्ड की बात होगी। और इसमें यूलिसिस, जो स्टूडेंट आपने प्रीवियस सेमेस्टर में यूलिसिस पढ़ी है ना, तो ओडिसियस के नाम से भी उसको जाना जाता है, उसका भी जिक्र इस वर्क में है, उसको आप थोड़ा समरी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट इलियड, इलियड किसने लिखा, तो यह पहली बात तो आपको पता है कि ये होमर का वर्क है। चलिए ये तो बेसिक क्वेश्चन रहा। हु आर एक्लिस, अब एक्लिस कौन है, तो वो ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो कौन है, ग्रीक जनरल, वो ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड भी है, और आर्मी में वो जनरल नहीं है, ठीक है। तो वो किंग ऑफ स्पार्टा है, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय का ग्रेटेस्ट वॉरियर कौन है स्टूडेंट, तो ट्रॉय का जो ग्रेटेस्ट वॉरियर है, वो जो इस बुक की बात करेंगे, तो उसका भी नाम आप लिख लो कि वो हेक्टर है। ट्रॉय का जो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना, इसका भी ग्रीक वॉरियर आप जान लो, वो कौन है, हेक्टर है। और ये जो है ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ग्रीक आर्मी या वर्ल्ड का एक्लिस जो है ग्रेटेस्ट वो फाइटर है। तो ये आप ट्रॉय अगर, और ये किसकी तरफ से रहता है, ग्रीक्स की तरफ से रहता है, जिसको हम इस स्टोरी में एकियंस कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक्स की तरफ से रहता है, ठीक है। तो ये एक्लिस कौन है, ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड, या ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ एकियंस आर्मी या ग्रीक आर्मी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई वर द ग्रीक्स एंड द ट्रोजन एट वॉर, ग्रीक्स एंड द ट्रोजन एट वॉर, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ट्रोजन टू, अब ट्रोजन वॉर हो क्यों रहा है? ये जो ट्रोजन का युद्ध है, ट्रॉय का जो बैटल ऑफ ट्रॉय है, उसी को ट्रोजन वॉर हम कहते हैं, वो हो क्यों रहा है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि स्टोरी में जो है ग्रीक का जो आप जो हेलेन है, ठीक है, इसमें जो हेलेन की वजह से ये वॉर हो रहा है, इतना तो आपको पता ही होता है। और जो पेरिस है वो सन ऑफ किंग ट्रॉय है, वो हेलेन को लेके क्या हो जाता है, हेलेन जो एक बहुत सुंदर महिला है उसको लेके ट्रॉय आ जाता है ग्रीक से, ठीक है, और उसी की वजह से वार हो रहा है। तो बिकॉज द ट्रोजन टुक द हेलेन द वाइफ ऑफ किंग ऑफ स्पार्टा, और जो किसकी वाइफ है? किंग ऑफ स्पार्टा की वाइफ है, ठीक है, वाइफ ऑफ द किंग ऑफ स्पार्टा, ओके। और लेके कौन आता है? उसका नाम पेरिस है, ठीक है, याद रखिएगा। वो जो ट्रोजन आर्मी है उसका प्रिंस है, मतलब समझे ट्रोजन प्रिंस है वो। और वो सन है जो ट्रोजन जो किंग है उसका सन नाम है ट्रियम, ट्रियम का वो सन भी है। तो पेरिस को ना ट्रियम का सन है, ठीक है, TRIAM उसका सन है। ये सब तो आप थोड़ा सा देख लेना स्टूडेंट। चलिए, जरूरी लग रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको उसको बातों को बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डिड एक्लीज एग्री टू इंटर इन द बैटल अगेन? तो बैटल में क्या होता है, पहले वो बैटल छोड़ के चला जाता है और ऐसा क्या होता है कि वो बैटल में फिर से आ जाता है। तो एक्लीज बैटल में स्टूडेंट क्यों आता है? टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड पेट्रोक्लस। तो ठीक है, तो जो पेट्रोक्लस है उसके डेथ हो जाती है ना, तो उसके बदला लेने के लिए इसके अंदर जो आपने स्टोरी पढ़ा होगा एक्लीज, एक्लीज वॉर में इसलिए आता है, समझिए एक्लीज वॉर ग्रीक की तरफ से आप बेसिकली समझ लो कि लड़ने से मना कर देता है। क्योंकि और जब वो मना कर देता है तो वो क्या होता है कि उसका एक फ्रेंड होता है पेट्रोक्लस, कहता है मैं तुम्हारे कपड़े पहन के वॉर में चला जाता हूं। और वो पेट्रोक्लस जाता है और ट्रॉय के सैनिकों को मारता काटता है। उसी में हेक्टर जो है इसका मर्डर कर देता है पेट्रोक्लस का। और पेट्रोक्लस जो होता है वो बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, ठीक है, एक्लीज का। तो एक्लीज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो वॉर में फिर से इंटर कर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली प्लेस वेयर एक्लीज कुड बी हर्ट? अब एक्लीज को कहां पे हर्ट किया जा सकता था? तो बस हिल में, उसके हिल में उसको हर्ट किया जा सकता था। हिल समझ है ना, एड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ट्रोजन आर्मी? ट्रोजन आर्मी का ग्रेटेस्ट वॉरियर कौन है? वो हेक्टर है, वो प्रिंस हेक्टर है जो पेरिस का भाई है। वो ये कौन है? हेक्टर, पेरिस का भाई है। और ये ट्रोजन प्रिंस है, ये ट्रोजन प्रिंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रीक फाइनली डिफीट द ट्रोजन? ट्रोजन कैसे, मतलब वॉर में, मैंने ये क्वेश्चन आगे का सेट कर दिया है, तो कैसे वो हार जाते हैं ट्रोजन? बाय हाइडिंग इन अ जाइंट हॉर्स एट द ट्रोजन, ठीक है, एक बड़े से हॉर्स में ये छुप जाते हैं। और जो सोचते हैं वो सब सोचते हैं कि वो क्या है, वो एक गिफ्ट बॉक्स है और उसमें वो कोई नहीं है, लेकिन इसी में ये लोग ग्रीक आर्मी छुपी रहती है और लास्ट में ये वॉर को उसी के थ्रू जीत ले जाती है। क्योंकि मतलब घुस जाते हैं उनके अंदर और ट्रोजन में वो इंटर कर जाते हैं, तो वो वहां पे उस वॉर को जीत लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु कम अप विद द आइडिया ऑफ ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स के साथ आइडिया कौन लेके आता है कि हम एक ट्रोजन हॉर्स लेके जाएंगे, एक ट्रोजन हॉर्स बनाते हैं? तो वो चूंकि ये आइडिया लेके आता है ओडिसस, जो हमारा यूलिसिस है, इसी का दूसरा नाम स्टूडेंट यूलिसिस है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि अनदर नेम ऑफ ओडिसस, इसी को यूलिसिस कहते हैं। और इसकी पोयम को हमने पिछले सेमेस्टर में स्टूडेंट कोर्स में पढ़ा था, यूलिसिस पोयम को भी पढ़ा था ना, ठीक है, जिसकी वाइफ पेनेलोप रहती है और उसका सन टेलीमाकस रहता है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वो वही ओडिसियस, तो ये ट्रोजन वार वाला हॉर्स कौन लेके आता है? ये ओडेसियस लेके आता है, ठीक है। ये भी एक इस इपिक में एक कैरेक्टर है। हु वाज एगामेमनॉन, जो है वो कौन है? तो एगामेमनन भी आप कह सकते हैं इसको। तो वो जनरल ऑफ ग्रीक आर्मी, ग्रीक आर्मी का जनरल कौन है? एगामेमनन। और ये थोड़ा सा बहुत ग्रिडी और उस तरह का व्यक्ति है, ठीक है, इसीलिए इसको एक्लीज, इसको बाद में इससे गुस्सा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरल ऑफ ग्रीक आर्मी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज चायरसिस वांट एगेमेमनन टू डू? अब जो चायरसिस है वो किसका फादर है? तो मैंने बताया चायरसिस जो इसका नाम है ना, CHRYSES, और इसके डॉटर का नाम भी YES है, बस इतना ही अंतर है। तो चायरसिस जो है वो अपनी डॉटर को एगामेमनन से कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे डॉटर को भी सामान, जो ट्रॉय के गेट पे ये लोग अगल बगल की जगहों से जो मतलब युद्ध चल रहा था, तो ये उसकी डॉटर को भी उठा लाए थे। और उसकी डॉटर चायरसिस को ये मांगता है, कौन? तो ये चायरसिस, तो चेरिसिस को मांगता है, वो उसकी डॉटर होती है। वो कहती है कि वो कहता है मेरा डॉटर लौटा दो। और वो क्या रहता है, जो अपोलो गॉड का बहुत बड़ा भक्त भी है। ये क्या है, ये जो है अपोलो गॉड का डिवोटी है और गॉड के कहने से वो क्या प्लेग फैला देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट डज अपोलो रिएक्ट द चेरिसिस प्रेयर फॉर हेल्प? तो जब चेरिसिस अपोलो से प्रेयर करता है, वो किस लिए प्रेयर करता है? वो कहता है कि ही सेट्स अप, तो अपोलो क्या करते हैं, जो गॉड अपोलो है वो क्या करते हैं, चेरिसिस की प्रेयर पे, जो बहुत बड़ा उनका भक्त है, वो प्लेग नाम की बीमारी को जो है एकियंस आर्मी, यानी जो ग्रीक आर्मी है उसमें भेज देते हैं।
और ताकि इसको इसकी डॉटर मिल जाए। वो भगवान से प्रे करता है कि गॉड अब आप ही मेरी मदद करो, और वो प्लेग नाम की बीमारी को ग्रीक सोल्जर्स में भेज देते हैं, जिससे वो वॉर हारने का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगता है, और बाद में मजबूरी से इसकी डॉटर को जो एकियंस को लौटानी पड़ती है। और इसकी डॉटर किसके पास रहती है? एक्लिस के पास। इसी लौटाने की वजह से एक्लिस गुस्सा होकर चला भी जाता है कि हम नहीं, वो उसकी डॉटर को लौटाना नहीं चाहता है एक्लिस, समझ रहे हो आप। और उसके बाद वो लौटाना नहीं चाहता, उसे लौटाना पड़ता है, चूंकि प्लेग फैल जाता है, तो हार मान के तो एक्लिस गुस्सा कर चला जाता है और कहता है वो तो मैं जो है एकियंस की तरफ से अब नहीं लड़ूंगा। और बाद में फिर जब उसका दोस्त मर जाता है तो फिर वॉर में आता है, जो पेट्रोक्लस होता है उसके डेथ होने के बाद ये फिर वॉर में आता है, ठीक है, एक्लिस। तो आप ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फेवर डज एक्लिज आस्क फॉर हिज मदर? मदर से क्या फेवर मांगता है? वो जब एक्लिज है वो अपनी मदर से क्या फेवर मांगता है? तो जब वो वॉर में कहता है कि नहीं लड़ेगा वो उसकी तरफ से, एकियंस की तरफ से, तो वो कहता है कि माँ, जो अपनी मदर, इसकी मदर क्या है? सी निम्फ है। सी निम्फ है ना, इसका नाम क्या है? थेथिस, टेथिस, THETIS, टेथिस, ठीक है। थेथिस से कहता है कि वो जिवस को भेज दो एकियन आर्मी पे, जाके वो एकियन आर्मी को हरवा दे। वो शुरू में मजाक में कहता है कि जाओ, कि तुम कुछ ऐसा भेजो कि एकियंस हार जाएं, मुझे इनके साथ नहीं लड़ना है, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? धोखा किया है। तो इसीलिए वो जुअस को भेजता है। वाई डज जुअस रिलेक्टेंट टू पनिश एकियंस, ठीक है। तो अब जुअस जो है वो एकियंस को पनिश क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसकी जो वाइफ रहती है ना, जो उसकी माँ जो भेजती है जुअस को, तो जीएस को कौन भेजता है? ये जो एक्लिस की मदर, ठीक है। बहुत सारा करेक्टर है, स्टूडेंट को आप देखे होंगे तो आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी कि जुअस जो है वो एकियंस की सॉरी वो एक्लिस की मदर इसको भेजती है कि जाओ और एकियंस को हारने में हरवाओ और ट्रोजन की मदद करो। तो ये नहीं, वो अपने काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी वाइफ जो होती है ना, वो ग्रीक का फेवर चाहती थी, इसीलिए ये जुअस जो है अनचाहे मन से इनको हरवाता है, ठीक है। स्टोरी में शुरू में कॉमिक चलता है, बाद में स्टोरी बहुत सीरियस हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्लिज इज सन ऑफ। तो देखिए एक्लिस का फादर का नाम पीलस है, जो एक ग्रीक एक आर्मी मैन है, और टेथिस ये सी निम्फ है। इसकी माँ जो है थेथिस, ये एक सी निम्फ है, ठीक है। सी निम्फ मतलब आप जिसको मरमेड आप कहते हो, जलपरी या कुछ भी आप कह सकते हो। हु इज एक्लिज मोस्ट बिलव्ड कंपेनियन? तो इसका सबसे अच्छा दोस्त कौन रहता है? पेट्रोक्लस। तो पेट्रोक्लस ही मर जाता है। और ये पेट्रोक्लस है ना, अगर स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि ये एक कॉपी होता है। एक कॉपी किसका रहता है? ये जो एक्लिज है ना, इसी की तरह, इसी के हाइट का होता है और इसी का ड्रेस पहन के वॉर में लड़ने चला गया रहता है। तो आप इसको इसका कॉपी भी मान सकते हैं कि कौन सेम टू सेम इसकी तरह था, जो इससे मिलता जुलता था, तो पेट्रोक्लस ही था। और पेट्रोक्लस ही हार जाता है, ठीक है। लोग एक्लिज समझते कि एक्लिज वॉर लड़ रहा है, मरने पर पता चलता कि वो पेट्रोक्लस वॉर लड़ रहा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हु इज द ग्रेटेस्ट ट्रोजन चैंपियन? बड़ा ट्रोजन चैंपियन कौन है? तो वो हेक्टर है। इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा ट्रोजन चैंपियन कौन है, वो हेक्टर है, ट्रोजन की तरफ से। इसलिए हु स्टॉप्स एक्लिज फ्रॉम किलिंग एगामेनोन? तो अब जब एक्लिज गुस्सा हो जाता है और जो अपने ही सेनापति एगामेनन को मारना चाहता था, तो उसको रोकता कौन है? तो एथीना, ठीक है। आपको याद रखना है इस कैरेक्टर का नाम, कि एथीना उसको स्टॉप कर देती है एक्लिज को, कि एगामेनन को तुम उसका मर्डर ना करो। उसको रोकने से क्या कर देती है एथीना? उसको जब एक्लिज को बहुत गुस्सा आ रहता है तो एथीना इसको रोक देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु कॉल्स एगामेनन ग्रेडी फॉर प्रॉफिट एंड सेमलेस? वही मैं आपको बता रहा था कि जो ग्रीक जनरल है एगामेनन, उसको ग्रेडी प्रॉफिट फ्रॉम सेमलेस कौन कहता है? तो वो एक्लिज उसको मतलब दुत्कारता है ये कह के कि तुम ऐसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वर द टू ब्यूटीफुल वुमेन दैट आर कैप्चर्ड एज अ वॉर प्राइज? तो वॉर प्राइज के रूप में दो महिला कौन पकड़ ली जाती है लेडी? तो वो चेरेसिस एंड ब्रिसिस, जिसके बारे में बताया, जिसका फादर मैंने आपको बताया अपोलो का भक्त रहता है, ठीक है। और ये प्लेग भेजने में एक्लिज आर्मी में इसी को जैसे प्लेग आ जाता है, क्योंकि वो इसकी डॉटर को कैप्चर किए रहते हैं। हु किल्ड पेट्रोक्लस? पेट्रोक्लस का मर्डर कौन कर देता है? तो हेक्टर कर देता है, ठीक है। हेक्टर याद रखना है आपको, कौन करता है? हेक्टर। मैं बाकी ऑप्शन नहीं बता रहा स्टूडेंट, आपको राइट आंसर कराते चला। हु किल्ड हेक्टर? हेक्टर का मर्डर किसने करता है? अब हेक्टर को आके लास्ट में कौन किल करता है? एक्लिज। अपना बदला लेने के लिए, अपने फ्रेंड का बदला लेने के लिए बुरी तरह से एक्लिज आता है और वॉर में एकदम मतलब सब एकदम तबाही मचा देता है, एकदम कत्लेआम मचा देता है और बहुत बुरी तरह से मारता काटता है लोगों को, और लास्ट में हेक्टर के पास पहुंच जाता है और हेक्टर को भी मार गिराता है, ठीक है। और यही हमारी इलियड बुक खत्म हो जाती है। और स्टूडेंट इलियड की बुक तो खत्म हो जाती है, लेकिन बुक 2 मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पूरी इलियड खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रोजन की लड़ाई अभी और आगे चलती है। तो वॉर ऑफ ट्रोजन का ये बस एक हिस्सा है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आप सुंदरकांड होता है ना, तो रामायण का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा रामायण नहीं है। इसी तरह से ये जो इलियड है ना, ये ट्रोजन वार का एक छोटा सा हिस्सा है। आप समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट ड्रामा की तरफ मूव करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम।
अब हम देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ये लिखा किसने है? कालिदास ने लिखा है, ठीक है। तो अब पहला ही क्वेश्चन, हु रोट द प्ले? तो इट वाज रिटन बाय कालिदास। द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम इज रिटन बाय कालिदास, ठीक है स्टूडेंट। आप देख लीजिएगा कि कालिदास किस पीरियड से बिलोंग करते थे। ये सारे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हु वॉज, कह रहा है हु व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब क्या है? जो टाइटल है ना अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, यानी शकुंतला का रिकॉग्नाइजेशन, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम या शकुंतला को ज्ञान का आना। इनके जो चूंकि क्या होता है कि इनको श्राप मिल जाता है और ये सब भूल जाती हैं और बाद में इनको सब कुछ याद आना, उसी को कहते हैं अभिज्ञान, मतलब दोबारा ज्ञान होना शकुंतला को। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, ठीक है। शकुंतला का पुनर्ज्ञान का पाना, फिर से स्मृति का लौट जाना, ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला इसका मतलब है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी डाला था क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था, ठीक है। अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिहार में हो रहा था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपके लिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग हु फॉल्स इन द लव विद द शकुंतला इन द प्ले? तो कौन सा किंग के लव में शकुंतला फॉल इन द लव ऑफ? तो दुष्यंत। किसके प्रेम में पड़ जाती है? तो दुष्यंत, किंग दुष्यंत के प्रेम में पड़ जाती है, ठीक है। हु इज शकुंतला फादर्स इन द प्ले? तो शकुंतला के फादर कौन है? तो जो ये एक ऋषि कर्णव, ऋषि कर्णव, ठीक है, कण्वा जिनको आप लिखा है ऋषि कर्णव, ठीक है। तो इनकी ये डॉटर रहती है, ठीक है। तो ऋषि कण्वा आप कह सकते, कण्व 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 जो है ना कण्वा, तो ऋषि कण्व की ये पुत्री रहती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिकल पावर दैट अलाउड दुष्यंत टू रिकॉग्नाइज शकुंतला? तो कह रहा है वो जिस पावर से दुष्यंत सब भूल जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिकल, मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सॉरी, मैंने आपको टाइटल बताने में स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा। अब मैं फिर से देखिए मैं आपको क्या बोल रहा था। तो ये अभिज्ञान शकुंत, तो ये दुष्यंत ही भूल जाते हैं ना। सुनिए स्टूडेंट, जो ये टाइटल है आप, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा, मैं आप क्या बोल रहा था अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने बोला क्या जल्दी जल्दी में। तो ये जो अभिज्ञान मतलब शकुंतला का अभिज्ञान आना, यानी शकुंतला का बोध हो जाना, और किसको होता है? किंग को होता है। किसको शकुंतला के बारे में भूल गए रहते हैं? वो किंग भूल गए रहते हैं। तो शकुंतला की को मतलब किंग की मेमोरी जो होती है वो भूल जाते हैं, उनको और रिकॉल नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। मैरिज करते हैं शकुंतला से और शकुंतला को भूल जाते हैं क्योंकि उनको श्राप शकुंतला को मिलता है और भूल दुष्यंत जाते हैं, किंग जो है वो भूल जाते हैं। तो अभिज्ञान मतलब शकुंतला का रिकॉग्नाइजेशन, यानी शकुंतला की पहचान। तो ये जो टाइटल है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला मतलब उनको शकुंतला का रिकॉग्नाइज पहचान जाते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को आप क्लियर रखिएगा। तो स्टूडेंट ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, यानी जो किंग दुष्यंत को शकुंतला का जो वो बोध हो जाता है, इसी को कहा गया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत ये क्वेश्चन करा दिया था और ये भी क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वो मैजिकल पावर जिसके वजह से दुष्यंत को शकुंतला को पहचान पाते हैं, यानी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो उस मैजिकल पावर को क्या बोला जाता है? शकुन शून्य, ठीक है। वो मैजिकल पावर क्या कहलाता है? शकुन शून्य, ठीक है। जो दुष्यंत जिस पावर की वजह से शकुंतला को पहचान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कर्स्ड शकुंतला इन द प्ले? शकुंतला को श्राप कौन देता है? प्ले में शकुंतला को कर्स कौन दे देता है स्टूडेंट? तो ये ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा सेड कि जिन मतलब तुम मेरे यहाँ पे हो लेकिन जिनके ख्याल में खोई हो वही तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा श्राप दुर्वासा शकुंतला को दे सकते हैं। स्टूडेंट ये आप जाके, एक शॉर्ट नाटक है, इसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। और ये महाभारत से लिया गया। अगर पूछा जाएगा स्टूडेंट कि द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला इज टेकन फ्रॉम, तो आप बता देंगे, आपको आंसर बताना होगा। मैंने इसमें नहीं ऐड किया कि महाभारत से ये स्टोरी ली गई है, ठीक है। जो कालिदास ने इसको कहां से स्टोरी को लिखा है? महाभारत से एक प्रेरणा लेके लिखा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सन बॉर्न टू शकुंतला एंड दुष्यंत? तो इनका जो सन बॉर्न होता है इन दोनों का, उसका क्या नाम रहता है? तो भरत। जो सन रहता है शकुंतला और दुष्यंत का, उसका नाम रहता है भरत, जिनके नाम पे इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो भरत नाम रहता है, ठीक है। विच लैंग्वेज वाट द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम ओरिजिनली रिटेन? तो हम तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ओरिजिनली ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस स्टेज एडॉप्टेशन अभिज्ञान शकुंतलम इन इंडिया? भारत में जब इसको स्टेज पे यानी नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया तो उसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका स्टेज एडॉप्टेशन का नाम था मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, इस नाम से इसको रखा गया, ठीक है। बाकी मुद्रा राक्षस और रत्नावली नहीं था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हु फर्स्टली ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम इनटू इंग्लिश। तो किसने ट्रांसलेट किया है स्टूडेंट इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि किन्होंने ट्रांसलेट किया। तो विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। विलियम जोन्स ने 1789 में ट्रांसलेट किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला कह रहा है व्हाट ऑफ दीज इज नॉट अ नेसेसरी फीचर ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का नेसेसरी फीचर क्या नहीं है? तो अब देखना पड़ेगा। कह रहा है द हीरो, ये तो होता ही है। ह्यूब्रिस दूसरा कह रहा है, पैथोस और सैड एंडिंग। तो जो ट्रेजेडी होती है उसमें सैड एंडिंग होती है, हीरो का डाउनफॉल भी होता है, ह्यूब्रिस नहीं होता है स्टूडेंट, ह्यूब्रिस नहीं होता है। तो ये इसका फीचर नहीं है ट्रेजेडी का, बाकी तीनों फीचर हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ह्यूब्रिस वाज मोस्टली नियरली मीन्स। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है, यानी किसके एकदम निकटतम होता है? तो देखिए ह्यूब्रिस मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। जब किसी के अंदर जो कहता है ना घमंड का आ जाना, तो वो ह्यूब्रिस का रूप ले लेता है। तो ह्यूब्रिस का मीनिंग क्या होता है? एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब ये हम सारा वो टर्म से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं थोड़ा सा स्टूडेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रेजेडी अरिस्टोटल व्यू। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो प्लॉट है। प्लॉट को इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया स्टूडेंट कि सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? प्लॉट इज नोन एज सोल ऑफ ट्रेजेडी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिक फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो देखिए ट्रेजेडी का मेन पर्पज क्या है? टू अराउज पीटी एंड फियर। देखिए और दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं किसी भी, टू अराउज पीटी एंड फियर। जब कोई ट्रेजेडी आप देखो तो आपके अंदर पीटी और फियर अगर अराउज नहीं होता है तो आपने सही मायने में कोई ट्रेजिक ड्रामा यानी जो सैड वाला ड्रामा है वो नहीं देखा सही में। इसका मतलब अरिस्टोटल कहते हैं कि एक असली ट्रेजेडी वही ट्रेजेडी है जो आपके अंदर दया और सिंपैथी को डेवलप करे, यानी आप गलत करने से डरें। ठीक है, पीटी और फियर आपके अंदर, दया और डर आपके अंदर पैदा हो कि ऐसा करेंगे तो हमारा भी अंत ऐसा हो सकता है। ठीक है, और देखिए कथारसिस और हमार्सिया दो एक ड्रामा के पार्ट होते हैं। कथारसिस मतलब स्टूडेंट परगेशन प्यूरिफिकेशन होता है, और हमार्सिया क्या होता है? एक फेटल फ्लॉ होता है। और हमार्सिया किसके वजह से आता है? तो पीटी और फियर अराउज करता है हमार्सिया। उस टर्म का नाम है जो पीटी और फियर ले आता है ड्रामा में, वो क्या कहलाता है? हमार्सिया। और कथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन। ठीक है, और हमार्सिया क्या होता है? एक करेक्टर जो गलती क्रिएट करता है जिससे उसका डाउनफॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हु आर द मास्टर ऑफ ओल्ड कॉमेडी। तो अब देखिए ओल्ड कॉमेडी यानी जो ग्रीक कॉमेडी है उसका मास्टर किसको माना जाता है? मैंने इसमें स्टूडेंट आपको बता दिया कि अरिस्टोफेंस। मास्टर ऑफ ओल्ड कॉमेडी किसको माना जाता है? अरिस्टोफेंस को, जो 446 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, अरिस्टोफेंस की आप और सारी कॉमेडीज देख लीजिएगा, थोड़ा क्लासिकल ट्रेजेडीज को देख लीजिएगा। यूरिपिडीज और ये लोग हैं, यूरिपिडीज ट्रेजिक ड्रामा लिखते हैं, ये ट्रेजेडी के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, ये ट्रेजेडी के लिए रिकॉल किया जाता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा देख लेना। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कॉमेडी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोमोडिया। किस शब्द से आया ये भी आपको याद रखना है। ग्रीक वर्ड किससे आया है? ग्रीक वर्ड कोमोडिया। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो कोमोडिया मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अम्यूजिंग स्पेक्टेकल। इसको आपको याद रखना है कि जो ग्रीक वर्ड है कोमोडिया, इसका मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग स्पेक्टेकल, अम्यूज करने वाला स्पेक्टेकल। ओके, what which of the following plays is considered to be the best example of old comedy in ancient Greek? किसको माना जाता है बेस्ट कॉमेडी? तो ये लाइसिस्ट्रा। ठीक है, तो लाइसिस्टार्टा जो है ये एरिस्टोफेंस की कॉमेडी है जो महिलाओं वुमेन को दिखाता है, वुमेन के पावर को दिखाती है। ठीक है, लाइसिस्टार्टा। और उस समय दिखाती है ना जो दिखाती है स्टूडेंट कि जब वुमेन्स का बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं था, जो मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, वुमेन्स का बाहर निकलना तक मुश्किल था, तो उस समय ये दिखाता है कि वुमेन एक डिसीजन लेती हैं और कैसे मतलब एक वो बनाती हैं एक अपना, और कैसे वो अपना काम निकालती हैं। तो इनमें दिखाया गया है। ठीक है, और ये सारी चीजें इस एरिस्टोफेंस के इस ड्रामा में दिखाई गई है। तो ओल्ड कॉमेडी का एक एग्जांपल क्या है? लाइसिस टेरेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। थोड़ा ओल्ड है और ग्रीक है तो बोलने में स्टूडेंट थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है। फिर कह रहा है विच पार्ट ऑफ ग्रीक प्ले वुड गिव द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कौन सा पार्ट से पता चलता है ड्रामा के? प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? देखिए इपिलॉग जो होता है वो अंत में होता है किसी भी जो पोएट्री, और जो प्रोलॉग होता है वो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ किसी भी ड्रामा का स्टार्टिंग या पोएट्री का स्टार्टिंग हो सकता है प्रोलॉग से। तो स्टार्टिंग क्या होता है और ये कहां से? बैकग्राउंड ऑफ द प्ले से दिया जाता है, तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं। बोला विच पार्ट ऑफ द ग्रीक प्ले वुड गिव द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, जिससे बैकग्राउंड दिया जाता है, यानी स्टोरी किस बारे में है और क्या है, स्टोरी किस बारे में है और इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी जानकारी बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी हमको पता चलती है प्रोलॉग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ग्रीक प्ले विच सॉन्ग इज संग टू इंट्रोड्यूस द कोरस।
अब ग्रीक प्ले में कोरस को किस सॉन्ग से इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो पैरोडोस, ठीक है। पैरोडोस जो सॉन्ग है, जो कोरस गाते हैं, कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो गा के अपनी बात को कहते हैं। तो ग्रीक ड्रामा में जो सॉन्ग गाया जाता है उस सॉन्ग का नाम ही है पैरोडस, पैरोडोस। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है इन ग्रीक प्ले विच इज द फाइनल सीन दैट टेल्स द लेसन लर्नेड। तो आपको जिससे पता चलता है, अंतिम एपिसोड होता है जिससे आपको सीख मिलती है कि आपने ड्रामा में क्या सीखा, या जो लास्ट एपिसोड है उसको क्या कहा जाता है? तो कंक्लूजन को एक्सोडस कहा जाता है। एक्सोडस, एक्सोडस से आपको याद रखना है लास्ट होता है, आप ये कंक्लूजिंग पार्ट होता है, ठीक है। और इससे आपको कोई ना कोई मैसेज मिलता है। तो ये कंक्लूजन यहां से ड्रॉ होता है कि हमको क्या सीखा, क्या हमने जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लास्ट में करें कि ओडिपस रेक्स किसके द्वारा लिखा गया? तो स्टूडेंट ओडिपस रेक्स लिखा गया है सोफोक्लिस द्वारा, जो एक ट्रेजेडी ड्रामा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए पूरा एक मॉडल पेपर का वीडियो कवर कर दिया। आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ ENG 301 का जो आपका ये पेपर हो चुका है उसकी आंसर की। स्टूडेंट आप ये देख लीजिए 2023-24 का, यानी अभी ये रिसेंट का पेपर है जिसके एग्जामिनेशन आपने दिए हैं। और ये वीडियो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर का भी काम करेगा। इस पेपर की टाइटल की बात करें स्टूडेंट, तो इस पेपर का टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1। और आप देख लीजिए BA 5th सेमेस्टर का ही ये पेपर है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में और उनके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि आज काफी स्टूडेंट्स के बीच काफी चर्चा रही। पेपर बिल्कुल एक अलग तरह का पेपर बच्चे बता रहे थे कि सर आया था, और काफी ये पेपर बच्चों को उलझा रहा था। तो मैंने भी पेपर को देखा स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा पेपर बिल्कुल, इसको एकदम इजी पेपर नहीं कह सकते हैं पेपर, और वेरी टफ भी नहीं कहेंगे, टफ कहेंगे, वेरी टफ नहीं कहेंगे। मैं इसको इजी मॉडरेट टफ और वेरी टफ में मैं इसको टफ पेपर मानूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम प्लेन आसान पेपर नहीं था, फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर्स को अच्छे से अंदर से पढ़ा होगा वो स्टूडेंट अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस भी, द इलियाड इज रिटन इन विच ग्रीक डायलेक्ट, तो किस ग्रीक डायलेक्ट में लिखा गया है? अब ग्रीक में भी स्टूडेंट अगर आप जब पढ़ते हो तो अब ये क्वेश्चन देने का तो मुझे तुक नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर हम इंग्लिश तो पढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन ग्रीक हमारे में क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना डीप जैसे इलियड कह रहा है कि क्लासिकल लिटरेचर ग्रीक के किस डायलेक्ट में लिखा गया? ग्रीक में है। अब ग्रीक का भी एक जो डायलेक्ट होता है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, तो वो उसमें क्या लिखा गया? तो स्टूडेंट इसको जब आप पढ़ोगे तो इसको होमरिक ग्रीक कहते हैं, ठीक है। पहली बात आप समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, इसको होमरिक ग्रीक कहते हैं, ठीक है। होमरिक ग्रीक में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने होमरिक ग्रीक इसलिए नहीं दिया कि आप स्टूडेंट आसानी से गेस कर लोगे, तो इन्होंने होमरिक ग्रीक के अंदर के डायलेक्ट का नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि होमरिक ग्रीक स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, जो होमरिक ग्रीक होता है ना, वो मेनली आयोनिक से बना होता है। किससे बना होता है? आयोनिक से। लेकिन इसमें जो हमारा बी ऑप्शन कह रहा है ना स्टूडेंट, इसमें थोड़ा बहुत एओलिक भी होता है। तो इलियड की बात करें तो इसमें बहुत बता ज्यादातर आयोनिक है और थोड़ा बहुत एओलिक भी है, और भी कुछ डायलेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि विकिपीडिया भी इस बात की पुष्टि करता है, ठीक है। तो ये इसको दे दिया है, तो मेरे हिसाब से तो आयोनिक होना चाहिए राइट आंसर। लेकिन यूनिवर्सिटी को बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एओलिक भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। और इतना डेंस जाके नहीं पूछना चाहिए। हम ग्रीक लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह का पेपर सेट हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों के हित में तो नहीं होता है। द इलियड कंसिस्ट हाउ मेनी बुक्स? अब ये क्वेश्चन ठीक है, इलियड कितने बुक्स में लिखा गया है? तो इलियाड जो लिखा गया है, होमर का जो वर्क है, ये 24 बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इलियाड इन अपोलो इज रेफर्ड टू एज सन ऑफ। अपोलो किसका सन है स्टूडेंट? तो इलियड बुक में अपोलो जो है वो जियस का सन है, और इसकी मदर है लीटो, ठीक है, लीटो। तो जियस और इसकी मदर कौन है? लीटो, ठीक है। अपोलो, और अपोलो कौन है? वो ग्रीक गॉड है जो किसका फेवर कर रहा है? ट्रोजन्स का फेवर कर रहा है, इतना तो आपको पता ही है, जो दूसरी साइड है। अगला क्वेश्चन है, इन द इलियाड हु इज रेफर्ड एज अ सन ऑफ पीलस। पीलस का इलियाड में पीलस का सन कौन है? तो स्टूडेंट पीलस जो है ये भी आर्मी में एक बड़ा जनरल है, आर्मी मैन है, और ये और इसकी ये तो इसका पीलस का सन स्टूडेंट है एक्लीज, जो एक ग्रेट वॉरियर है, ठीक है। एक ग्रेट वॉरियर ऑफ द यूनिवर्स है आप उस समय अपने समय का। और बात करें तो ये पीलस, और पीलस जो एक्लीज है वो सन है पीलस का, और इसकी मदर जो है एक्लीज की सी निम्फ है, उसका नाम टेथिस है, ठीक है। टेथिस आप कह सकते हो उसको, जो भी कह लो। तो एक्लीज और टेथिस का ये सन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था, व्हाट डिजिट ब्रॉट बाय द अपोलो ऑन द ग्रीक इन द इलियाड बुक 1। तो कौन सी डिजिट ले आते हैं गॉड अपोलो? तो स्टूडेंट वो ले आते हैं प्लेग, और किसके करने पे? जो पृष्ठ है चेरेसिस
किसके कहने पे, जो क्योंकि अपोलो का भक्त है चेरेसिस और इसकी डॉटर को वार प्राइज के रूप में लाया गया है और एगामेमनन उनको लौटाने से शुरू में मना कर देता है। तो वो गॉड अपोलो से शिकायत करता है चेरेसिस, और जिसके वजह से अपोलो यहाँ पे क्या भेज देते हैं, प्लेग भेज देते हैं, प्लेग नाम की बीमारी भेज देते हैं। तो आप देख सकते हो प्लेग कितनी पुरानी बीमारी है। हु वॉज द प्रॉफिट वॉज आस्क्ड बाय द ग्रीक टू फाइंड द कॉज ऑफ, और जब प्लेग आ जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लोग कौन प्रॉफिट वो कौन रहता है जिसके पास ये ग्रीक जाते हैं, ग्रीक के लोग जाते हैं और कारण पूछते हैं। तो स्टूडेंट वो प्रॉफिट रहता है कोल, अब यहाँ कालकास, उसका नाम है कालकास, लेकिन यहाँ पे जो भी है यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है COLCHAS, लेकिन स्टूडेंट हम कई जगह उसको के से स्पेलिंग पाते हैं और KAL पाते हैं, CHAS, कैलकस। ठीक है, तो खैर जो भी हो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हुज डॉटर इज ब्रॉट बाय एगामेमनन एज ए वार प्राइज। ये तो मैंने बताया ही कि किसके, चेरेसिस की डॉटर को वार प्राइज के रूप में एगामेमनन ले आता है, और एक इसके साथ एक और चेरेसिस की चेरसेस की बेटी चेरेसिस को ले आता है। ठीक है, और एक और गर्ल को ले आता है। ठीक है, तो ये इसकी डॉटर रहती है चेरेसिस की। इसी के कहने पे अपोलो जो है प्लेग भेज देते हैं। हु इज हेरा, इलियड में हेरा कौन है, तो जो हेरा है वो जीएस की वाइफ है और जो ग्रीक्स को फेवर करती है, इसी की वजह से। और ठीक है, तो हेरा कौन है, वो जीएस की वाइफ है, जिसको कहने, जो एक्लीस के माँ के कहने पे अपोजिट साइड में जाता है। ठीक है, ताकि वो अपने ही टीम को थोड़ा बहुत परेशान कर सके, थोड़ा सा जो वार हो रहा है उसमें लॉस करवा सके। अगला क्वेश्चन है इन द बुक 7 आउटसाइड ऑफ द केव, मतलब रिपब्लिक बुक 7 में आउटसाइड ऑफ द केव स्टैंड फॉर। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था इन्होंने फंसाने के लिए, आउटसाइड ऑफ द केव पूछा है, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट द रेल्म ऑफ नॉलेज। जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर तो मिल गया होगा, और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको एक मॉडल पेपर के रूप में देख रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में, तो वो कहता है आउटसाइड ऑफ द केव है, वो रेल्म ऑफ नॉलेज को दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द रिपब्लिक बुक 7 द केव स्टैंड फॉर। अब केव किसके लिए स्टैंड करता है। अब पहले पूछा आउटसाइड ऑफ द केव, तो आउटसाइड ऑफ द केव दिखाता है यानी केव से बाहर आना, यानी दिखाता है कि नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना। और जो कह रहा है केव किसका सिंबल है, तो कह रहा है हेल का, रेल्म ऑफ नॉलेज का, तो रेल्म ऑफ नॉलेज आउटसाइड ऑफ द केव है, और हेल सॉरी, और केव मतलब इनसाइड द केव। और हमारा ये जो रिपब्लिक बुक 7 की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बाई बर्थ एक केव में हम रह रहे हैं। ठीक है, और तो ये रेल्म ऑफ बिलीव है, एक्चुअली ये हेल नहीं है, इसको मेरे हिसाब से इसको रेल्म ऑफ बिलीव माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विथ whom does Socrates have conversation in Republic Book 7। सोक्रेट्स का किससे कन्वर्सेशन होता है रिपब्लिक बुक 7 में। तो स्टूडेंट रिपब्लिक बुक 7 में जो सोक्रेट्स का कन्वर्सेशन है वो किसके साथ होता है, ग्लाउकन के साथ होता है। ठीक है, ये सारा कन्वर्सेशन सोक्रेट का किससे हो रहा है, ग्लाउकन से हो रहा है। ठीक है, तो ग्लाउकन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्लाउकन। अगला क्वेश्चन, which of the following is not a discipline to be taught to the future guardians according to Socrates। तो फ्यूचर गार्जियंस को, जो सोक्रेट्स को, कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो उसको कह रहा है अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, हार्मोनिक्स और लिटरेचर। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स की उनको, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक पढ़ाने की बात की गई है, डायलेक्टिक पढ़ाने की बात की गई है, लॉजिक पढ़ाने की बात की है, और आर्ट और कल्चर की बात की गई है, तो हार्मोनिक्स मतलब म्यूजिक, तो ये सारा होगा। मेरे हिसाब से एस्ट्रोनॉमी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये फ्यूचर गार्जियंस को पढ़ाने की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट एज डू द पर्सपेक्टिव फ्यूचर गार्जियन बिकम द ट्रेंड फिलोसफर। अब बोल रहा है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो इसका ये रिपब्लिक बुक 7 है, तो उसके हिसाब से जो ये जो फ्यूचर गार्जियंस है वो कब ट्रेंड फिलोसफर बन जाते हैं। तो फ्यूचर गार्जियंस जो है ट्रेंड फिलोसफर कितने के एज में बनते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 35 की एज में। ठीक है, तो ये हमारा डी ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ओडिपस द किंग वेयर डज ओडिपस सेंड क्रियॉन। ओडिपस क्रियॉन को कहां भेजता है, तो स्टूडेंट जब बिगिनिंग होता है तो ओडिपस इसको भेजता है टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 14 का, टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है कि व्हाट डज टेरेसिस टेल ओडिपस व्हेन ही अराइव इन ओडिपस द किंग। क्या बताता है कि टेरिसस जो है वो ओडिपस को, टेरिसस स्टूडेंट कौन है, तो वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो बहुत अच्छी प्रोफेसी करता है, उसकी सारी भविष्यवाणियां सत्य होती है। तो जब ओडिपस बुलाता है जानने के लिए कि जो लियस का मर्डर हो गया है, तो वो जानने के लिए बुलाता है, तो वो ओडिपस को क्या बताता है टेरिसिस, तो वो कहता है स्टूडेंट, एक्चुअली इसमें प्लेन में नहीं, जैसे इसमें लाइन लिखा हुआ है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि उसको मालूम था लेकिन वो भूल गया है, वो प्रोफेसी अब उसको मतलब वो याद नहीं आ रहा है कि किसने मर्डर किया है, लेकिन बार बार ओडिपस के दुत्कारे जाने पे वो सच्चाई बता देता है। और क्या बताता है,
तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा कि ही नो दैट हु किल्ड द लायस बट वुडंट टेल, लेकिन वो नहीं बता पाएगा, वो जान रहा है कौन मारा था लेकिन वो नहीं बताएगा या वो भूल गया है, वो इशारे में घुमावदार बातों में वो ये सारी बातें कहता है, लेकिन अंत में जाके आगे बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the oracle tell or Oedipus when he was a young boy in the Oedipus the king? तो ओरेकल क्या बताता है, what did the oracle tell Oedipus when he was a young boy in Oedipus the king? तो स्टूडेंट वो इसको वही बताता है कि ही मतलब वो अपने फादर को किल कर देगा और अपनी मदर से मैरी कर लेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, दैट ही वुड मैरी हिज मदर एंड किल हिज फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डिड ओडिपस थिंक वॉज हिज फादर? तो ओडिपस किसको अपना पिता समझ रहा था? ठीक है, तो ओडिपस अपना पिता किसको समझता है? पोलिबस को। किसको? पॉलीबस को। ठीक है, वो अपना रियल वो जो किंग ऑफ कोरिन्थ होता है, कोरिन्थ होता है, उसको अपना फादर समझता है, जबकि इसका रियल फादर लायस है और मदर जोकास्टा है। ठीक है, लेकिन ये पोलिबस को अपना फादर ओडिपस अनजाने में समझता है। ठीक है, जो उसका रियल फादर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द बर्थ पेरेंट्स ऑफ ओडिपस लीव हिम फॉर डाइंग? तो उसको ओडिपस जो मतलब लायस और जो कास्टा उसको कहाँ छोड़ देते हैं जब उसका बर्थ होता है मरने के लिए? क्योंकि वो उसके जब वो पैदा होता है तो ऐसी भविष्यवाणी होती है कि आगे चल के अपने पिता को मार देगा और अपनी मदर से ही मैरिज कर लेगा। तो उसके माता पिता उसको जब पैदा होते ही कहाँ छोड़ देते हैं? तो माउंट सिथान पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, माउंट सिथान। ठीक है, सिथरॉन, सिथेरॉन उसको एक्चुअली उसको पढ़ेंगे सिथेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डज द वर्ड ओडिपस मीन इन ग्रीक? तो ओडिपस मतलब क्या होता है? ओडिपस वर्ड का मतलब क्या है ग्रीक में? तो स्वैलोन फूट, इसका स्वैलोन फूट राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, इन ओडिपस द किंग व्हाट इज क्रेयॉन रिलेशन टू जोकास्टा? क्रेयॉन का जोकास्टा से क्या रिलेशन है? तो क्रेयॉन जो है वो जोकास्टा का ब्रदर रहता है। क्या रहता है? ब्रदर रहता है, और ये ओडिपस का बहुत अच्छा सलाहकार एडवाइजर भी रहता है। ठीक है, तो क्रेयॉन इसका एडवाइजर भी रहता है और जोकास्टा का ब्रदर रहता है जो इसकी माँ रहती है। ठीक है, ओडिपस की रियल माँ और वाइफ भी रहती है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने बताया था कि कौन सा ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है? प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन और सेटिंग। तो प्लॉट भी है, करेक्टर भी है, डिक्शन भी है, सेटिंग की बात नहीं की गई है कि ये इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है कि एक सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, प्लॉट, करेक्टर और डिक्शन की बात की गई है अरिस्टोटल द्वारा। ठीक है, अपनी बुक पोएटिक्स में ये सारा सिद्धांत हमको ट्रेजेडी का कहां देखने को मिलता है? अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स में। अगला क्वेश्चन है, इन द टर्म मीडिया रेस इज एसोसिएटेड विथ विच जेनर? तो मीडिया रेस जो है वो किस जेनर से जुड़ा हुआ है? तो स्टूडेंट मीडिया रेस की जब हम बात करेंगे तो वो इपिक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इपिक से। तो राइट आंसर हो जाएगा इपिक। अगला क्वेश्चन है, द इलियाड इज रिटन इन विच मीटर? अब इलियाड किस मीटर में लिखा गया? तो स्टूडेंट ये डैक्टेलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। जिन स्टूडेंट ने विकिपीडिया को थोड़ा सा पढ़ा होगा टेक्स्ट के बारे में, उनके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन, विच पर्व ऑफ महाभारत नरेट्स द स्टोरी ऑफ शकुंतला? तो किस पर्व में हमको महाभारत में शकुंतला की स्टोरी मिलती है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि पर्व। आदि रामायण के 18 जो रामायण में 18 पर्व में से जो आदि पर्व है वहां पे हमको इसकी स्टोरी मिलती है दुष्यंत और शकुंतला की। ओके, आदि पर्व में, और वहीं से सोर्स के रूप में कालिदास ने इस प्ले को वहां से लिया है और एक अपने नाटक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम इज रिटन इन? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का किस में ओरिजिनली रिटन था? ये क्वेश्चन तो मैंने भी बताया था कि संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि महाभारत से लिया गया है। हु वर बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ शकुंतला? शकुंतला के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे? तो एक्चुअल में वो विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। सी वॉज डॉटर ऑफ विश्वामित्र एंड मेनका, लेकिन वो उसको ऋषि कर्णव के आश्रम के पास छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र एंड मेनका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज माधव इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? तो माधव कौन है? तो माधव एक जेस्टर है, यानी जो हंसाने वाला करेक्टर है, एक फूल है। तो एक जेस्टर इन दुष्यंत, ये मतलब जेस्टर है, हास्य वाला जो हंसाता है, जेस्टर एक तरह से मजाकिया मस्खरा। तो जेस्टर इन दुष्यंत कोट माधवा, तो ये कौन? तो ये जेस्टर इन दुष्यंत कोट। ठीक है, दुष्यंत के कोट में जेस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ होमर इलियड? होमर इलियड की प्रीडोमिनेंट थीम क्या है? तो आपको पता है कि ये ब्रेवरी पे है और ठीक है एंगर पे है। तो लव होगा नहीं, किंगशिप होगी नहीं, वालर है और इंडोरेंस, तो वालर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनियड इज अ फेमस इपिक रिटन बाय? अब एनियड किसने लिखा है? होमर ने क्या लिखा है?
होमर ने इलियाड लिखा है, और दो फेमस ये जो ग्रीक इपिक है वर्जिल की एनियाड है, ठीक है। वर्जिल की फेमस इपिक क्या है? एनियाड, इलियाड और एनियड। अगला क्वेश्चन जो तीसवा था, द टू इंटरलोक्यूटर्स प्रेजेंट इन द बुक 7 ऑफ रिपब्लिक, तो कौन दो इंटरलोक्यूटर है? तो सोक्रेट्स एंड ग्लूकॉन, ठीक है, ग्लाउकॉन, ठीक है, सोक्राट्स एंड ग्लाउकॉन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट आप अपने आंसर को चेक करेगा और कमेंट करके बताएगा कि आपने कितना सही किया है और आपका पेपर कैसा समझ में आया। स्टूडेंट साथ ही साथ बोलना चाहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को, प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर भी कर सकते हैं। वहां मैं आपके प्रॉब्लम्स के आंसर देने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। In Plato, the Republic Book 7, what do the chains that bind the prisoner symbolize? तो वो क्या सिंबलाइज करता है? कह रहा है कि जो चेन्स है, कह रहा है कि इन प्लेटो बुक 7 में व्हाट डू द चेन्स दैट बाइंड द प्रिजनर सिंबलाइज, जो जिससे प्रिजनर्स बंधे हुए हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो प्रिजनर्स जो चेन्स है वो इग्नोरेंस को दिखा रहा है, ठीक है, इग्नोरेंस, ठीक है, उनके इग्नोरेंस को दिखा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इग्नोरेंस। अगला क्वेश्चन है, डायनेसस इज गॉड ऑफ, तो डियोनसस जो है वो कौन सा गॉड है? तो स्टूडेंट जब आप डियोनसस की बात करेंगे तो ये एक्चुअली ओलंपिया, इसको डियोनसस का इसमें नाम एग्जैक्टली ना दे तो ये एग्जैक्ट अगर एक और शब्दों में बात करें तो ये गॉड ऑफ वाइन है, जिसको आप शराब कहते हो। वहां पे वाइन का कॉन्सेप्ट दूसरा है और हमारे इधर जो वाइन का कॉन्सेप्ट है वो दूसरे तरह से चल पड़ा है, ठीक है। तो वो जो डायनोसस है वो गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है, एक तरह से वाइन का, वेजिटेशन का, वनस्पतियों का वो देवता है, वो हैप्पीनेस का, फर्टिलिटी का, प्लीजर का, फेस्टिविटी का भी गॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेशन के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वेजिटेशन, वनस्पतियां, क्योंकि वाइन भी वनस्पतियों से ही बनता था उस समय। हेरोडेस इज बाय ओविड इज अ फेमस, तो जो एक क्लासिकल एक और वर्क हीरोइडेस जो ओविड का वर्क है, तो वर्जिल, होमर के बारे में पूछ लिया था वर्जिल, और ओविड, ओविड का मेटामार्फोसिस भी एक वर्क है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्क पूछा है हीरोइडिस। तो हीरोइडिस जो है ये किसका वर्क, ये कौन सा वर्क है? ओविड का एलिजी है, फेमस एलिजी है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, ये फेमस एलिजी है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ, इसमें पहले 15 पोयम थे, लेकिन जो बाद की एडिशन आई है हेरोडस में, स्टूडेंट आपको बता दो कि इसमें अब 21 पोयम्स हैं, ठीक है। और हेरोडस मतलब क्या होता है? हीरोइंस, अगर इंग्लिश में बात करें तो हीरोइडिस मतलब इंग्लिश में हीरोइंस हो जाता है, ठीक है, नायिकाएं जिसको हिंदी में आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओ स्मिनिथस स्प्रंग फ्रॉम फेयर लटोनास लाइन, तो कह रहा है कि जो ओ स्मिनिथस स्प्रंग फ्रॉम फेयर लेटोनास लाइन, लेटोना इस लाइन में क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो लेटोना कौन है? तो लेटोना क्या है? ये जो है ना, ये एक टाइटन है, टाइटन एक, यानी इसका एक पदवी हो गई कि एक टाइटन है, और डॉटर किसकी है? डॉटर ऑफ कोयस एंड फोब, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोब और कोयस की डॉटर है। और जो फोएब कौन है स्टूडेंट, अगर आपको बता दूं तो फोएब जो है वो क्या है? मदर ऑफ, ठीक है, अपोलो, ठीक है, एक्स एक्स वाइफ ऑफ जियस, ठीक है। तो ये जो है कि लेटोनस कौन है? ये डॉटर ऑफ कोयस एंड फोब है, और लेटोनस की बात करें तो ये मदर ऑफ अपोलो है, ठीक है, ये मदर है लेटोनस, मदर ऑफ अपोलो ये है, और ठीक है, तो ये मदर ऑफ अपोलो जो गॉड है उनकी मदर भी मान जाती है, ठीक है, लेटोनस। अगला क्वेश्चन है, which who make a plea to Zeus the king of gods for supporting Trojan। अब जियस से प्ली कौन करता है? ठीक है, तो एकलीज जो है वो अपनी मदर से प्रे करता है कि माँ तुम भेजो, और इसकी मदर जो ना जो इसकी मदर है थेटिस, ये भेजती है जियस को, ठीक है, मैंने आपको बताया, तो मदर के पास जाता है एकलीज, जैसा कि आपको मॉडल पेपर में देखा होगा, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो टेथिस जो थे है, थेतिस जो है वो भेजती है जियस को कि जाओ ट्रोजन का सपोर्ट करो वार में, और अपने ही आर्मी, यानी जो ग्रीक वाला जिसके तरफ से एक्लिज है, शुरू में वो मजाक मजाक में ही कहता कि जाओ इनको इनको वॉर में हार का मुंह दिखाओ, ठीक है, तो ये टेथिस भेजती है। अगला क्वेश्चन है, एनियस द रोमन हीरो इज सन ऑफ। अब एनियस कौन है, किसका सन है? तो स्टूडेंट एनियस जो है वो सन है वीनस का या एफ्रोडाइट का, तो एफ्रोडाइट को ही कई कई वीनस भी कहा जाता है, तो एनियस जो है वो सन है एफ्रोडाइट का या वीनस इसी का नाम है, और जो इसका, तो ठीक है, तो एनियस जो रोमन हीरो है वो किसका वो सन है? तो एफ्रोडाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अभिज्ञान शकुंतलम व्हाट इज द कर्स टू शकुंतला, शकुंतला को क्या श्राप मिलता है? तो ऋषि दुर्वासा जो कर्स देते हैं कि द पर्सन शी इज थिंकिंग ऑफ, कह रहा द पर्सन शी इज थिंकिंग ऑफ विल फॉरगेट हर, यानी जिस पर्सन के बारे में वो सोच रही है, जिनके ख्यालों में खो गई है, द पर्सन इज थिंकिंग ऑफ विल, जो अपने मतलब जिसके बारे में ध्यान से सोच रही है, वो पर्सन उसे भूल जाएगा। जिसके कि ध्यान में जितना ज्यादा खोई है वो तुम्हें क्या जाएगा, हम भूल जाएगा। ऐसा ऋषि दुर्वासा उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एथेनियन सिटी स्टेट बिकम द मोस्ट पॉपुलर। अब एथेनियन सिटी स्टेट क्यों मोस्ट पॉपुलर था? तो ये डेमोक्रेसी की नींव माना जाता है, वहीं रखा गया था, इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर था। बाकी यहाँ पे आर्ट और कल्चर भी था, ठीक है, तो फिलॉसफी भी था। तो हमारा राइट आंसर जो स्टूडेंट बात करेंगे, तो डेमोक्रेसी के लिए तो मैंने बताया कि ये फेमस था। और ये क्यों, तो ये सारा चीज यहाँ पे आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा मिलता था, डेमोक्रेसी थी, फिलॉसफी थी, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियंट एथेनियन सिटी स्टेट नेम्ड आफ्टर। तो किसके ऊपर एथेनियन यानी एथेनियन सिटी नाम किसके ऊपर रखा गया था? तो गॉडेस एथीना के नाम पर, ठीक है, गॉडेस एथीना, जो ऑप्शन डी कह रहा है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एथीना गॉडेस ऑफ विजडम, जो न्याय की देवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ग्रीक ट्रेजेडियन इंट्रोड्यूस द थर्ड कैरेक्टर इन द ट्रेजेडी। तो थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस ट्रेजेडी में किसने किया स्टूडेंट? तो थर्ड कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस का जो है सोफोक्लिस, जिसका आप एडिपस रेक्स पढ़ रहे हैं या एडिपस किंग पढ़ रहे हैं, उसने थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसमें स्टूडेंट एक नाम और है, जो एस्किलीज का। तो एस्किलीज को माना जाता है स्टूडेंट, ये जो एस्किलीज है इसने इंट्रोड्यूस किया सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर सोफोक्लीज ने, और सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया ड्रामा में एस्किलीज ने। और जो फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की बात आ जाती है तो वो थेस्पिस को माना जाता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, थेस्पिस, लेकिन नाम आप याद रख सकते हो अगर याद हो जाए। तो ऑरेस्टिया इज अ कलेक्शन ऑफ 3 ट्रेजेडीज बाई। ऑरेस्टिया किसने लिखा है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो ऑरेस्टिया किसके वर्क है? तो क्लासिकल ड्रामा में ये वर्क है एस्किलीज का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया इससे, जिसने सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो एस्काइलस ही है ने ऑस्ट्रिया जो 3 ट्रेजेडी का कलेक्शन है वो लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको स्टूडेंट नाम याद रखना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आगे चल के आप नेट जेआरएफ का पेपर देते हो तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। भले ही आपको थोड़ा सा शुरू में टफ लगेगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप हिंदी के स्टूडेंट है तो संस्कृत भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, इसी तरह इंग्लिश के स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा और लैंग्वेज के भी राइटिंग्स को पढ़ना पड़ता है, जहां जो इंग्लिश राइटिंग को प्रभावित करती रही है। अगला क्वेश्चन है द डोमिनेंट रसा ऑफ होमर इलियड। अब होमर के इलियड में डोमिनेंट रस कौन सा है? देखिए अब हिंदी में, अंग्रेजी में ना पूछ के अब हिंदी में रस पूछ रहा है। तो वीर रस, सिंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो इसमें वीर रस है, ठीक है, वीर रस है ना, वीर रस इसमें जिक्र हुआ है। देख रहे हैं आपने इंडियन जो थॉट है उसको मिक्स कर दिया है ग्रीक के थॉट के साथ, यानी बात करा होमर के इलियड की और रस उसमें पूछा है तो उसमें वीर रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को वेस्ट क्लासिकल लिटरेचर से मिक्स कर दिया इसमें। हाउ डज शकुंतला ट्रेवल टू दुष्यंत कोर्ट। अब ये स्टूडेंट वो कैसे उसके कोर्ट में जाती हैं? तो स्टूडेंट इसको बात करेंगे कि वो या तो इन पैलिक्वीन या चैरियट। तो इन पैलिक्वीन हम मान सकते हैं कि इससे वो जाती हैं, ठीक है। काफी खोजने पे भी मैं एग्जैक्ट आंसर मुझे उस क्वेश्चन का मिल नहीं पाया था। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अभिज्ञान इन अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का क्या मतलब है? अभिजना लिखा है लेकिन उसको स्टूडेंट वो ज नहीं ज्ञ है, तो इसको अभिज्ञान का कह रहा है कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ अभिज्ञान इन अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान का क्या मतलब होता है? रिकोनाइजेशन। अभिज्ञान मतलब ज्ञान हो जाना, रिकोनाइजेशन। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था कि रिकोनाइजेशन ऑफ शकुंतला उसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है हु इज मदर ऑफ ओडिपस। ओडिपस की मदर कौन है? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था और अभी भी बताया, जोकास्टा। और फादर लायस, ठीक है। जिससे ये क्या कर लेता है, जोकास्टा से ये अपने मदर से मैरिज कर लेता है, क्योंकि ये अपने फादर को ही मतलब अनोइंगली ये जो मैरिज कर लेता है वो अनोइंगली कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दे आर यूज्ड टू बी अ मेजर एथेनियन ड्रामा फेस्टिवल नोन एज। तो एथेनियन ड्रामा फेस्टिवल जो जाना जाता है तो उसको डायोनिसिया बोलते हैं, ठीक है। जो एथेनियन में जो ये ड्रामा फेस्टिवल होता था इसको डायंसिया बोलते हैं। और डायंसिया को ही मान सकते हैं
ये डांसिया जो है वो डायनेसस जो गॉड ऑफ एक वाइन, ये भी एक गॉड ऑफ वाइन है, तो डायनोसस ये गॉड ऑफ वाइन फर्टिलिटी है, तो इसके नाम पे डायोनेसिया फेस्टिवल मनाया जाता है। और माना जाता है इसी फेस्टिवल से ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायरिक ड्रामा, तीन वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट भी कर लीजिएगा कि माना जाता है इसी फेस्टिवल से, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होते रहते थे, लोग अपने अपने ट्रेजेडीज, कॉमेडीज अपनी मतलब राइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट किया करते थे, मतलब एक्टिंग के थ्रू या चीजों के थ्रू उसको प्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे इस फेस्टिवल में पीपल कम्पीट टू इंटरटेन द मास ऑफ एथेनियन, यानी एक्ट करके उस चीजों से लोगों को कम्पीट किया, मतलब यहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था। और ये डांसिया ये लिटरेरी फेस्टिवल की तरह समझिए आप इसको कि यहाँ पे था, यहाँ पे ये होता रहता था, ठीक है। तो माना जाता है यहीं से कॉमेडी, ट्रेजेडी और वो जो हमारा सैटेरिक ड्रामा है यहीं से आया है। अगला क्वेश्चन, विच गॉडेस सेंड्स अ मैसेज टू एक्लीज इन बुक 1 अर्जिंग हिम नॉट टू अटैक एगामेनन। तो कह रहा है कि किस गॉडेस को भेजते हैं एक्लिस को कि वो एगामेनन पे मतलब कह रहा है कि विच गॉडेस सेंड अ मैसेज टू एक्लिस, एक्लिस को मैसेज कौन भेजता है कि वो अटैक ना करे एगामेनन पे, यानी मतलब जो ग्रीक का सेनापति है उसका खुद का सेनापति है, उस पर अटैक ना करे, ये मैसेज कौन गॉड भेजता है। तो स्टूडेंट इसका जो है कि वो कौन मारने से मना कर देता है, एथीना, ठीक है, एथीना यही जो गॉडेस है, एथेंस जिनके नाम पे, तो एथीना जो है इसको मारने से वो क्या हो जाता है, वो मना कर देती है कि अपने मतलब एगामेमनन को मारो मत, उसकी हत्या मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्ट डज शकुंतला लूज व्हाट ऑब्जेक्ट डज शकुंतला लूज दैट वाज मीन टू रिमाइंड किंग दुष्यंत ऑफ देयर मैरिज। तो क्या शकुंतला लूज कर देती हैं जो जो उनको मतलब दुष्यंत को रिमाइंड याद दिला सकता है कि वो उनकी मतलब मैरिज हुई थी, तो वो क्या लूज करती हैं, तो वो सिग्नेट रिंग, इसमें एक ही में लिख दिया स्टूडेंट, इसमें सिग्नेट अलग है और रिंग अलग है, तो सिग्नेट रिंग मिक्स कर देते, सिग्नेट में रिंग मतलब वो रिंग जो खास करके एक तरह की अलग तरह की वेडिंग रिंग होती है, या जिसको हम किसी को पुरस्कार के रूप में या जो भी है मतलब एक सिग्नेचर रिंग आप कह सकते हो कि उसको सिग्नेट रिंग देते हैं, वो दुष्यंत दिए रहते हैं वही वो गिरा देती हैं, जिसकी वजह से दुष्यंत उनको पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि दुर्वासा का श्राप भी रहता है और वो अंगूठी वो मछली निकल जाती है, जो गिर जाता है जब वो गंगा नदी के पास जाती है पानी के लिए, इनके पास आती रहती है, तो वो सिग्नेट रिंग उनका छूट जाता है। अगला क्वेश्चन, द इलियड गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वॉर। तो किस वार का जिक्र आया है स्टूडेंट, तो इसमें इलियड में ट्रोजन वार, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, ट्रोजन वार का जिक्र है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज एक्लीज वार प्राइज इन द इलियाड बुक 1। तो इलियाड के बुक 1 जो हमारा बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें जो क्या कौन उसका वार प्राइज रहता है, एक्लीज का। तो स्टूडेंट एक्लीज का वार प्राइसेस जो होता है वो ब्रीसेसिस हो जाती है, ब्रीसेसिस, तो ब्रेसिस हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन कवर करे जो पीवाईक्यू के आपके प्रीवियस ईयर के थे। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे माय डिड यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।